नेक्स्ट देखो बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 43, सोल्व द क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। -4 प्लस -1 प्लस 2 प्लस 5 अप टू x, और इन सब का सम क्या आ रहा है 437। तो आपने कहा देखो सर क्या ये एक एपी है? मैंने कहा ये तो हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे? आपने कहा अगर ये एपी है, इधर वाला ओनली एलएचएस की अगर हम बात करें तो एलएचएस अगर हमारा एपी हो जाता है तो ये सम ऑफ एपी है। ये सुनो, देखने से पता चल रहा है हमें। तो आपने कहा अगर ये एपी है तो चेक कैसे करें? मैंने कहा देखो भाई, -1 में से माइनस कर लेते हैं -4, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो आपने कहा ये हो जाएगा -1 प्लस 4 दैट इज +3। फिर आपने कहा एक बार और चेक करो। मैंने कहा 2 में से माइनस कर लेते हैं -1 को, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस, तो ये हो गया आपका 2 + 1 दैट इज अगेन 3। तो आपने कहा यस दिस इज एन एपी। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में? यस इट इज एन एपी। ओके, लिख दो यहाँ पे आराम से कि -4 प्लस -1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस अप टू x, इट इज एन एपी। इट इज एन एपी। अगर ये एपी है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट टर्म तो हमारी क्या है a1, a तो क्या है -4। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? -1 में से -4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस 4 दैट इज +3। और ये x कौन है आपका? nth टर्म है, an क्या है आपका x। और फिर आपने कहा कि ये 437 क्या है आपका? सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है 437। यहां तक की बात अगर क्लियर है तो बोलो लाइक कर दो भाई, कमेंट करके बता दो मुझे कि सब क्लियर हो रहा है ना। अगर बेटा आपको कोई डाउट हो तो टाइम स्लॉट के साथ कमेंट करके डाउट पूछ लिया करो, है ना। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं सर? देखो an का फॉर्मूला लगा सकते हैं, sn का फॉर्मूला लगा सकते हैं, और अगर हम दोनों फॉर्मूले से n तक पहुंच जाएं फिर हमें x बताना है ना। सोल्व द इक्वेशन का मतलब है x पता करना है, n मिल जाए या x मिल जाए हमारा काम हो जाए। मैंने कहा ठीक है भाई। तो आपने कहा देखो सर sn का फॉर्मूला लगा के देखते हैं। sn का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? आप an वाला लगा सकते हैं। नहीं सर an में तो x आ जाएगा, फिर दो इक्वेशन बनेंगी। मैंने कहा हाँ यार ये भी सही बात है। देखो आप an का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, sn का भी लगा सकते हो। अगर x को यूज में लेते हो तो दो इक्वेशन से सोल्व करना पड़ेगा। और अगर आप ये लगा दो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो एस एन पता है, ए पता है, डी पता है, तो क्या आपको इसके अंदर सोल्व करने पे या वैल्यू पुट करने पे एन नहीं मिल जाएगा? आपने कहा जरूर मिल जाएगा। मैंने कहा करो सोल्व। तो आपने एस एन लिख दिया 437 इक्वल में एन की वैल्यू पता नहीं तो एन को एन रहने दो, अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू -4 प्लस n-1 इंटू में 3। देखो ये जो 2 है ये इसको कैंसिल नहीं कर पा रहा है, इसको तो कर पा रहा है, तो इस 2 को हमें इधर ही भेजना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 437 इंटू में 2 इक्वल में n इंटू -4 प्लस 3n माइनस 3। इस 3 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, बाहर प्लस था तो ब्रैकेट के अंदर n पॉजिटिव था तो पॉजिटिव आया, -1 था तो ये -3 हो गया। अभी ब्रैकेट सोल्व हो रहा है तो ये 437 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 874 आ जाएगा भाई, इक्वल में n इंटू 3n माइनस 7। भाई -4 और -3 कितने हो गए? -7 हो गए हैं, है ना। नाउ इस n को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 874 इक्वल में 3n स्क्वायर माइनस 7n। अगर मैं 874 को उधर ले जाऊं तो ये हो गया 3n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 874 इक्वल में 0। तो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई बेटा जी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमें इसको क्या करना पड़ेगा? सोल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? क्या हुआ, कुछ गलती कर दी? हाँ सर। मैंने कहा क्या? बोले सर 2 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -8 बनेंगे। मैंने कहा वेरी गुड। और -8 में 3 प्लस करोगे तो माइनस का 11 बनेगा। मैंने कहा अब भी कर देता हूँ, ये लो। हो जाती है मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं बेटा, पर अपने को टाइम पे ही पता चल गई। ओके, ये आ गया 11 है। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसे हमें सोल्व करना है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो यहाँ पे थोड़ी सी बात समझाता हूँ। 3 मल्टीप्लाई -874। तो आपने कहा देखो ये तो है a और ये है कांस्टेंट टर्म। भाई मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना सिखा रहा हूँ, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, स्किप कर दो, है ना। और जिसको नहीं आता एक बार ध्यान दो। आपने कहा ये a है और ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसका प्रोडक्ट करने पे जो नंबर मिलेगा वो माइनस का मिलेगा। और इस नंबर के हमें दो फैक्टर करने हैं जिनको प्लस माइनस करने पे -11 लाना है। तो मैंने कहा देखो भाई जब प्रोडक्ट नेगेटिव आता है तो यहाँ पे जो दो नंबर बनेंगे, पहला नंबर और दूसरा नंबर, इसमें से एक तो होगा माइनस का और दूसरा होगा प्लस का।
तभी इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ सकता है। ओके, दूसरी बात, यहाँ पे जो दो नंबर लोगे उसमें माइनस का बड़ा नंबर लोगे क्योंकि आपको माइनस का नंबर चाहिए बी, और छोटा नंबर किसका रहने वाला है, प्लस का। तो आपने कहा इसके फैक्टर कैसे करें, मैंने कहा देख भाई वो तो प्रैक्टिस से करना पड़ेगा। तो 3 × 2, क्योंकि 874 में 2 का डिवाइड जा रहा है ना, मैं आराम से फैक्टर करने सिखा रहा हूं तुम्हें। तो आपने क्या किया, 2 का डिवाइड किया किसके अंदर, 874 में। तो कितने टाइम जाएगा जल्दी बताइए। देखो 4 टाइम, फिर 3 टाइम, और फिर 14 बचा 7 टाइम। अब ये जो 437 है इसमें किसका डिवाइड जाएगा, तो आपने कहा सर देखो 7 10 14, नहीं 3 का तो नहीं जा रहा, तो भाई किसका जाएगा, अब ये प्राइम नंबर का डिवाइड जा रहा है फिर इसमें, या और किसी का जा रहा है, 2 का चला ही गया। इसमें प्राइम नंबर है, क्या है बेटा इसमें प्राइम नंबर, तो 17 हो सकता है, 13 हो सकता है, 11 नहीं है, 11 तो नहीं है। तो आपको देखो इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब 13 का डिवाइड जाएगा, 17 का जाएगा, 19 का जाएगा, या फिर आगे 23 का जाएगा, है ना। दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है, कंफर्म हो गया है। तो आपने फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने 13 का डिवाइड करके देखा, तो उसने कहा सर 13 का डिवाइड तो नहीं जा रहा, मैंने कहा ठीक है भाई, अब किसका डिवाइड करके देखेगा वो 17 का, तो 17 का डिवाइड भी नहीं जा रहा। फिर उस बच्चे ने कहा सर 19 का तो करवाई दो, मैंने कहा चलो अभी ट्राई करते हैं। तो जब उसने 19 का डिवाइड किया इस नंबर में तो 23 टाइम गया, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 3 × 2 × 19 × 23। क्या बात समझ में आई क्या। अब तुम्हें यहाँ पे क्या दिमाग लगाना है, जैसे 3 है, 3 × 2 = 6, 19 इंटू दिस नंबर से तो काम नहीं चलेगा, 11 लाना है ना। तो आपने कहा 3 को 19 से मल्टीप्लाई किया, 19 3 जा, अरे भाई देखो टेबल तो कम से कम आनी चाहिए, तो आपने कहा 57, मैंने कहा ओके। 2 को 23 से मल्टीप्लाई किया, 46 आया। 57 और 46 में 11 का डिफरेंस है, हाँ सर है। अब एक बच्चा कह रहा है सर अगर बाई चांस ऐसा नहीं होता तो, मैंने कहा देख भाई 2 को 19 से मल्टीप्लाई करते, 3 को 23 से मल्टीप्लाई करके देख लेते, फिर आ जाता। भाई दो ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। ओके, तो एक बच्चे ने कहा ठीक है सर 57 और 46 वो नंबर है, बट 56 7 तो माइनस का रहेगा और 46 को रखेंगे प्लस का। क्या इतनी बात क्लियर है। देखो मैंने कोशिश की है समझाने की, आप प्लीज इसको समझने की कोशिश करें। जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया भाई वो प्रैक्टिस करो, है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखो क्या लिखने वाले हैं अपन। हमने कहा भाई हमारी स्लाइड के अंदर हमारी इक्वेशन बनी है 3n² - 11n - 874 इक्वल में 0। हमने इसको मिडल टर्म को स्प्लिट किया है, क्या है वो 57 और 46। तो आपने लिखा 3n² - 57n + 46n माइनस का 874 इक्वल में 0। देखो जब आप इन दोनों को बात कर रहे हैं तो 3 और n कॉमन आएगा, तो n माइनस 57 किसको मल्टीप्लाई करने से आया था 19 को, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 19 प्लस 46 क्या 874 में है। तो आपने कहा देखो सर ये प्राइम फैक्टर किए थे, इसमें हेल्प हो रही है ना, 23 × 2 46 होता है, तो बच गया क्या 19, क्योंकि 3 तो अलग ही था बेचारा, वो इसके अंदर थोड़ी ना था। हाँ सर, तो मैंने कहा 46 कॉमन आ जाएगा। देखो प्राइम फैक्टर किए हुए ऐसे हेल्प भी करते हैं। जब 46 कॉमन लोगे तो n - 19 बचेगा इक्वल में 0। नाउ आप दोनों टर्म में से n - 19 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा 3n + 46 इक्वल में 0। यहाँ से आपने कहा या तो n - 19 0 है या फिर 3n + 46 इक्वल 0 है। यहाँ से n की वैल्यू आ रही है 19, मैंने कहा ओके पॉसिबल है, हो सकती है। बट यहाँ से आपने कहा 3n इक्वल आया -46 के और n इक्वल आया -46/3, जो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म्स है ना, तो वो नेगेटिव भी नहीं हो सकता और वो फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकता। तो हमने कहा ओवरऑल n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 19 आ गई। जब आपका n 19 आ गया तो आपने कहा अब SN लगाने से तो कोई फायदा नहीं है, AN लगा सकते हैं। नहीं SN से भी कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगा के n/2 ब्रैकेट में a + AN, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने कहा AN का फॉर्मूला लगाते हैं। तो आपने कहा AN का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × में d। AN हमारा x, a हमारा -4 प्लस n हमारा 19 -1 और d हमारा क्या है 3 है। इतना तो पता ही है, अरे अभी तो निकाला था भाई, a -4 d क्या आया था +3 और n आपने ये कैलकुलेट किया। इसको सॉल्व करो तो x, ये क्या लिख दिया मैंने, x किसके इक्वल आएगा भाई -4 + 18 × में 3,
19 माइनस 1 18, x इक्वल -4 प्लस 18 3 जा 54, तो x की वैल्यू आ गई +50, है ना, प्लस माइनस तो आते होंगे, तो प्लस का आंसर आएगा 50, तो x कितना है आपका 50। तो ये देखो बेसिकली था तो एपी का क्वेश्चन, बट इसको इक्वेशन फॉर्म में बना के दिया है और आपको ये सोचना है कि कैसे सोल्व करना है ना। तो ये प्रैक्टिस से आ गया होगा आई थिंक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछे, कहीं जहां प्रॉब्लम है वो कमेंट करके पूछे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 44, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी एपी की फर्स्ट एन टर्म्स का सम क्या कह रहा है, हुज फर्स्ट टर्म इज 8, तो हमने कहा फटाफट लिखो, ए क्या है हमारा 8 है, एंड द कॉमन डिफरेंस इज 20, तो हमने कहा डी कितना है 20, ओके, इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट टू एन टर्म्स ऑफ अनदर एपी, ओहो हुज फर्स्ट टर्म इज -30 एंड कॉमन डिफरेंस इज 8, मतलब ये आपकी फर्स्ट एपी है, एक दूसरी एपी भी है अनदर एपी, है ना, उस अनदर एपी का फर्स्ट टर्म क्या है -30 और कॉमन डिफरेंस क्या है +8, तो इसकी फर्स्ट टर्म एन टर्म्स का सम और इसकी फर्स्ट एन टर्म्स का सम, मैं कैपिटल एन यूज में ले रहा हूं और स्मॉल एन यूज में ले रहा हूं। अब दोबारा पढ़ते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट टू एन टर्म्स ऑफ अनदर एपी, मतलब इसकी 2 एन टर्म्स लेनी है, एन टर्म्स नहीं लेनी, कितनी टर्म्स लेनी है 2 एन टर्म्स, तो आपने कहा ठीक है सर, उसने 2n स्मॉल लेटर में लिखा है और इसमें भी स्मॉल लेटर में लिखा है, तो मैं यहाँ पे S2n लिख दूं भाई, ओके। आपने कहा इसमें Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं, इसमें S2n का फॉर्मूला, भाई n का ही फॉर्मूला लगाएंगे और दोनों इक्वल है, तो Sn किसके इक्वल है S2n के इक्वल है, क्लियर है बात, क्योंकि देखो ये नेगेटिव से स्टार्ट होगी फिर पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव से स्टार्ट है फिर आगे बढ़ती जा रही है, तो ऑब्वियसली इसका सम ज्यादा है, इसका n टर्म्स का सम कम है, तो इसकी 2n टर्म्स का सम इसकी n टर्म्स के सम के इक्वल हो सकता है, ये पॉसिबल है ना। तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इन्फॉर्मेशन लिख ली, एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, यहाँ पे क्या होगा 2n/2, n की जगह 2n है, और 2 कैपिटल A प्लस 2n माइनस 1 इंटू में कैपिटल D। अब बस हमें वैल्यू पुट करनी है, सोल्व करना है। सबसे पहले एक बच्चे ने n से n काटा और ये 2 से 2 भी काट दिया, इक्वल में मल्टीप्लाई में तो कर सकते हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू में d, हमसे क्या पूछ रहा है n पूछ रहा है, ओके, इक्वल में यहाँ बचा सिर्फ बाहर 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a दैट इज -30 प्लस 2n माइनस 1 इंटू में 8, ओके, वैल्यू पुट कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। अब अब काट मत देना, 2 से 2 काट दिया सर ये हो गया काम, नहीं, सोल्व करो, 8 2 जा 16 प्लस 20n माइनस 20 इक्वल में 2 ब्रैकेट -60 प्लस 16n माइनस 8 से मल्टीप्लाई किया 2n माइनस 1, ओके, ये देखो 60 और -20, तो आपने कहा 20n माइनस 4 इक्वल में 2 इंटू में -60 माइनस 8 -68 प्लस 16n, ओके। अब एक बच्चे ने 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया, एक बच्चे ने दिमाग लगाया, इस 2 का डिवाइड इधर कर देते हैं इन दोनों में, तो इन दोनों में देखो 2 का डिवाइड 20 में भी जाएगा, 2 का डिवाइड 4 में, जब बीच में प्लस माइनस हो तो सभी टर्म्स में डिवाइड करना होता है, तो आपने यहाँ लिखा ये हो गया 10n माइनस 2 इक्वल में -68 प्लस 16n, ओके। इसको यही सोल्व कर लेते हैं, हाँ मैंने थोड़ा इधर से स्टार्ट कर दिया था, देखो 16n को इधर लाने से कोई फायदा नहीं है, 10n को उधर ले जाओ और -68 को इधर लाओ, तो हो जाएगा -2 प्लस 68 इक्वल में 16n माइनस 10n, तो ये देखो 16n माइनस 10n 6n हो गया इक्वल में 68 में से 2 माइनस करेंगे तो 66 आएगा, तो n की वैल्यू आ गई 66/6, n आ गया भाई मेरा तो 11, आपका बताइए n 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है उसमें 11। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2 एपी की बात हो रही थी, और वो 2 एपी की बात आपको पता होनी चाहिए कि 2 एपी क्या होती हैं, दोनों एपी में अलग अलग कॉमन डिफरेंस होता है, अलग अलग फर्स्ट टर्म होती है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में सेम दे रखा हो तो वो आपको लैंग्वेज को पढ़ के समझना होगा, ओके भाई। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, आप कितनी बातें सुनते हैं, कितनी बातें समझते हैं, ओनली क्वेश्चन सोल्व करने से काम नहीं चलने वाला है। नेक्स्ट देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 45, द स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल डिसाइडेड टू ब्यूटिफाई द स्कूल ऑन द एनुअल डे बाय फिक्सिंग कलरफुल on the straight passes of the school, okay,
दे हैव 27 फ्लैग्स टू बी फिक्स्ड एट इंटरवल ऑफ एवरी 2 मीटर। मतलब 27 फ्लैग्स हैं और 2 मीटर पे फिक्स इंटरवल। हाँ, तो मैंने कहा भाई पहला फ्लैग यहाँ लगाया, दूसरा फ्लैग यहाँ लगाया, तीसरा फ्लैग यहाँ, चौथा यहाँ, ऐसे करते करते 27 लगाएंगे तो इन दोनों के बीच में 2 मीटर का गैप, इन दोनों के बीच में 2 मीटर का गैप, इन दोनों के बीच में 2 मीटर का गैप। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे F1 फ्लैग फर्स्ट, F2 फ्लैग सेकंड, F3 फ्लैग थर्ड, F4 फ्लैग फोर्थ, है ना। ऐसे चलते चलते F5 F6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे समझ गए, है ना। देखो क्वेश्चन को बड़े आराम से समझाऊंगा, क्योंकि यही दिक्कत है आजकल बच्चे क्या करते हैं, जल्दी से आंसर चाहिए और उस जल्दी के चक्कर में कॉन्सेप्ट छूट जाता है ना। फिर द फ्लैग आर स्टोर्ड एट ए पोजिशन ऑफ द मिडल मोस्ट फ्लैग। ओके, फ्लैग आर स्टोर्ड एट द पोजिशन ऑफ मिडल मोस्ट फ्लैग, मतलब इसके मिडल मोस्ट बीच में कहीं पे। अब हमें टोटल 27 फ्लैग है, इनका मिडल मोस्ट निकालना पड़ेगा, मतलब मीडियन पूछ रहा है कि बीच में कहाँ है। आपने कहा सर 27 फ्लैग्स हैं, मैंने कहा यस बेटा, और ये ओड फ्लैग्स हैं, ओड नंबर ऑफ फ्लैग्स। ओके, तो इनका मिडल मोस्ट क्या आएगा, तो इसके लिए आपको इसका मीडियन निकालना पड़ेगा। तो एन की वैल्यू 27 है, मीडियन की बात कर रहा हूँ मैं, मीडियन में मीडियन निकालेंगे, मिडल मोस्ट टर्म मीडियन की हेल्प से निकाला जाता है। तो मीडियन क्या आएगा आपका, मीडियन आएगा हमारा n+1/2th ऑब्जर्वेशन। ये छोटी क्लासेज में आपने पढ़ा होगा, ओड नंबर होता है तो कैसे निकालते हैं, इवन कैसे निकालते हैं। तो आपने कहा 27 + 1/2th ऑब्जर्वेशन, दैट इज 28/2th ऑब्जर्वेशन, और इट इज 14th ऑब्जर्वेशन। तो हमने कहा हमारा तो 1 से स्टार्ट हुआ था, तो जो 14th नंबर पे फ्लैग है, 14th नंबर फ्लैग जहां लगना है वहां सारे फ्लैग रखे हुए हैं। क्या बात समझ में आई? अरे बोलो रे बाबा। हाँ जी सर, मैंने कहा ठीक है भाई ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या है नेक्स्ट स्लाइड, क्या कहना चाह रहा है हमें? देखो नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है वो सुनो। मैंने कहा भाई यहाँ पे 14th फ्लैग है, मैं लिख देता हूँ नीचे 14th फ्लैग। यहां मुझे लगाना है फर्स्ट फ्लैग, और यहां मुझे लगाना है 27th फ्लैग, और सारे फ्लैग मेरे यहां रखे हुए हैं फ्लैग्स। क्या बात पकड़ में आ गई? चलो नेक्स्ट बात सुनो, क्या है नेक्स्ट बात। रुचि वॉज गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लेसिंग द फ्लैग्स। रुचि को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि उसको वो फ्लैग लगाने हैं। रुचि केप्ट हर बुक्स वेयर द फ्लैग्स वर स्टोर्ड। ओके, उसने इस 14th फ्लैग पे जहां फ्लैग्स रखे हुए ना, यहां रखे हुए सारे फ्लैग, यहां अपनी बुक को रख दिया, ये रही उसकी बुक। ओके, सी कुड कैरी ओनली 1 फ्लैग एट ए टाइम। उसको एक कंडीशन दी गई है कि तो आप एक बार में एक ही फ्लैग लेके चलोगे। हाउ मच डिस्टेंस डिड सी कवर इन कंप्लीटिंग द जॉब एंड रिटर्निंग बैक टू कलेक्ट हर बुक्स? व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस सी ट्रेवल कैरिंग ए फ्लैग? ओके, एक फ्लैग को कैरी करते हुए उसने कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर की? मैंने कहा ठीक है। दूसरी बात कि वो जब हाउ मच डिस्टेंस डिड ही सी कवर टू कंप्लीट द जॉब, उस जॉब को कंप्लीट करने में, एंड रिटर्निंग बैक टू कलेक्ट हर बुक्स, और वापस आके अपनी बुक को कलेक्ट करना भी है। अब इस सारी बातों का मैं मिक्सअप तुम्हें समझाता हूँ, कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है इससे पहले उसको 13th फ्लैग लगाना है, तो वो यहाँ से फ्लैग लेगी, यहाँ से फ्लैग लेके वो यहाँ गई, फ्लैग लगाया, तो उसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर की। फिर वो वापस आएगी फ्लैग लेने के लिए, फिर उसने 2 मीटर डिस्टेंस। तो हमने कहा भाई उसको 13th फ्लैग लगाने के लिए कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी? तो आपने कहा 2 + 2 4 मीटर, ठीक है। फिर मैंने कहा यहाँ से उसने फ्लैग उठाया, फिर वो वापस फ्लैग लेके गई 12th पे, यहाँ 12th फ्लैग लगना था। तो आपने कहा सर वो 4 मीटर चल के आई और वापस गई, तो कितने मीटर गई? 4 मीटर। तो मैंने कहा 12th फ्लैग लगाने के लिए उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? तो आपने कहा 4 + 4 8 मीटर। अब कोई बच्चा मुझे बता सकता है 11th फ्लैग लगाने के लिए उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? तो आपने कहा सर 6 + 6 दैट इज 12 मीटर। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके, मैंने कहा बेटा एक बात और बता दो बस, 10th फ्लैग लगाने के लिए उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? तो देखो सर 11th के लिए याद समझाता हूँ, ये है 14th, ये है 13th, ये है 12th, ये है 11th, और ये है 10th। सबके बीच में 2-2 मीटर का गैप है। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, 2 मीटर्स का गैप है। यहाँ पे भी 2 मीटर है, यहाँ पे भी 2 मीटर है, यहाँ पे भी 2 मीटर है।
वो यहाँ से यहाँ आई, कितनी डिस्टेंस कवर करके आई? 8 मीटर। फिर वो वापस दूसरा फ्लैग लेने जाएगी तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? 8 मीटर। तो आपने कहा देखो सर ओवरऑल वो 8 + 8 16 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। मैंने कहा ठीक है, ये सारे फ्लैग लगाएगी यहाँ तक फर्स्ट तक आने के लिए, लगाएगी नहीं लगाएगी? तो हमने कहा यस ऑब्वियसली फर्स्ट फ्लैग तक की बात भी होगी। तो मैंने कहा भाई फर्स्ट फ्लैग तक कितनी डिस्टेंस है? आपने कहा सुनिए सर, फर्स्ट में 2, सेकंड में 3, 4, 8, 6, 8 ऐसे चल रहा है। तो फर्स्ट फ्लैग में तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? मैंने कहा नहीं पता। हेलो, नहीं पता है ना, कैलकुलेशन करना वो ज़रूर है कि आप यहाँ से ऐड करते चलो वो ज़रूर चल सकता है ना, ये ज़रूर चल सकता है कि आप पहले से लेके लास्ट तक चलो, चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैंने कहा अगर मैं ऐसे कहूँ कि इससे पहले कितने फ्लैग हो गए? 9th, 8th, 7th, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो आपने कहा देखो सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ये जो फर्स्ट फ्लैग लगा रही है पीछे से, यहाँ से 14 से इधर, ये ओवरऑल वो 14th फ्लैग लगा रही है समझने के लिए। तो इसका मतलब 28 मीटर तो जाने में, 28 मीटर आने में, सही है क्या? नहीं सर, नहीं 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 सर, डिस्टेंस कितनी कवर करेगी ये बताइए। मैंने कहा हाँ ये गलती नहीं, अरे भाई ध्यान से सुना क्या? मैंने कहा 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो क्या? 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर। तो मैंने कहा फ्लैग डिस्टेंस देखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, मतलब 13 टाइम वो 2 मीटर लेके जाने में, तो 26 हो गए। और वापस भी आएगी तो कितने मीटर हो गए? 26 मीटर। भाई एक टाइम पे 2 मीटर है, तो मैंने टोटल कितने टाइम किया? 13 टाइम जाना है उसको 2 मीटर को, है ना। तो टोटल वो कितने डिस्टेंस कवर करेगी? 52 मीटर। तो आपने कहा सर देखो सुनो, सिमिलरली वो उधर भी जाएगी। मैंने कहा हाँ यार वो उधर भी तो जाएगी। 15th, यहाँ आराम से पढ़ेंगे कोई जल्दी नहीं है। 15th, 16th, 17th फ्लैग, 18th फ्लैग, 19th फ्लैग, 20th फ्लैग, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27th फ्लैग। अब एक बच्चा बोला सुनिए सर, मैं इसमें ना पहले वो बता रहा हूँ आपको कि वो बुक लाने के लिए कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, बैक टू कलेक्ट द बुक। मान लो उस बच्ची ने 14th फ्लैग लगाया, फिर इधर लगा दिए सारे, फिर वो 14th फ्लैग पे वापस आई, फिर इधर लगाने स्टार्ट किए। तो आपने कहा 14 से 15 जाने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ओवरऑल वो सर 13 टाइम जा रही है। तो मैंने कहा यही 13 टाइम तो वो इधर फर्स्ट फ्लैग को लगाने के लिए कर रही थी, है ना। ओवरऑल तो वो 14th फ्लैग लगा रही थी ना ओवरऑल। इधर से भाई भाई 13th फ्लैग को फर्स्ट फ्लैग बोला है, 12th फ्लैग को 12th वाला जो फ्लैग लगाया था उसको सेकंड फ्लैग बोला है ना। हाँ उस हिसाब से। तो इधर से तो मैं उधर से पढ़ा रहा था और इधर से मैं बोल रहा हूँ ओवरऑल उसको 14th फ्लैग लगाना था लेफ्ट साइड में। ये उसकी लेफ्ट साइड है और फिर इधर राइट साइड है, समझ रहे हो। मेरी तरफ से अगर आप स्क्रीन को देख रहे हो तो राइट लेफ्ट ऐसा ही है तुम्हारा भी। तो मैं ये बोल रहा हूँ बेटा कि अगर वो 14th फ्लैग लगाने के बाद फर्स्ट फ्लैग को पहले लगा रही है और फिर 27th फ्लैग को बाद में लगा रही है, तो वो यहाँ गई, फ्लैग लगाया, फिर वापस बुक उठाने के लिए आएगी। तो ओवरऑल वो बुक उठाने के लिए लास्ट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? 52 मीटर। अब हमें ये पूछ रहा है कि भाई ये बताइए कि वो टोटल फ्लैग लगाने में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो मैंने कहा देखो भाई ओवरऑल ध्यान से, पहला फ्लैग लगाने में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है लेफ्ट साइड की, अगर मैं बात करूं लेफ्ट साइड में पहला फ्लैग लगाने के लिए, दैट इज आवर 13th फ्लैग, अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग 4 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। फिर सेकंड फ्लैग लगाने के लिए 8 मीटर, फिर थर्ड फ्लैग लगाने के लिए 12 मीटर, 16 मीटर, 16 है ना, हाँ। इस हिसाब से वो लास्ट में 52 मीटर। ये डिस्टेंस तो वो लेफ्ट में, इन सभी डिस्टेंस का सम करना है।
सिमिलरली वो राइट साइड में अगर वो फ्लैग लगाएगी तो पहले फ्लैग को लगाने के लिए 4 मीटर, देखो जरा ध्यान से, 14 से 15 जाने में 2 मीटर, वापस आने में 2 मीटर, तो 4 मीटर। सिमिलरली 2 मीटर ये है ना, तो 2 + 2 4, और ऊपर से वापस भी तो आएगी 8, तो सेम डिस्टेंस कवर करेगी। तो 4 8 12 16 52। मैंने कहा दोनों हैं तो एपी, दोनों क्या है भाई, एपी हैं। और इस एपी में पहली टर्म तो 4 है और कॉमन डिफरेंस भी 4 है ना, और nth टर्म क्या है, 52 है। वैसे तो हमने काउंट कर ली है ना, काउंट कर लिए, बट नंबर ऑफ टर्म्स पता भी है कि तुम्हें कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, देखो जरा ध्यान से, वो कितनी बार जा रही है पीछे, 13 टाइम पीछे जा रही है। सिमिलरली इधर भी 13 टाइम आगे जा रही है ना। तो ओवरऑल टर्म्स ये 52 वाली टर्म कौन सी है, 13th टर्म है। तो मैंने कहा देखो भाई एस एन निकालता हूं और फिर मैं कर दूंगा 2SN, 2 टाइम्स ऑफ SN, क्यों, क्योंकि लेफ्ट और राइट की बात होगी। ओके, और इसमें मैं प्लस कर दूंगा 52। बोला सर ये क्यों, मैंने कहा बुक लाने वापस भी तो जाएगी। जब उसने मान लो लास्ट फ्लैग लगाया 27, तो वापस कितनी जाएगी वो, अरे हाँ सर 13 2 जा 26 ही जाएगी सर, 52 नहीं जाएगी। मैंने कहा वेरी गुड। लास्ट, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, एक बार ध्यान से, मैंने जो ये लिया है क्या मुझे 52 प्लस करना है या नहीं करना, ये भी सुन के चलना। देखो आप ये 52 डिस्टेंस कब कवर कर रहे हो, मैं सारी बातें एक साथ करा रहा हूं। मैंने कहा आप यहां से यहां आए, 27 फ्लैग लगाया और वापस गए, इसको मैंने कंसीडर कर लिया है फिर इस 2SN में ही, तो ये एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आई क्या, अरे हाँ सर ये एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत तो नहीं है, बट ओवरऑल डिस्टेंस तो आ गई। बट हमसे क्वेश्चन ये सेपरेट पूछ रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ही ट्रेवल टू कैरिंग ए फ्लैग, एक फ्लैग को कैरी करके वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो आपने कहा ये 27th फ्लैग लगाने के लिए उसको कितनी डिस्टेंस यहां से उठाया और 27th फ्लैग जाने में कितनी डिस्टेंस कवर की, मैंने कहा 26 मीटर, वापस आने में 26 और कर रही है, वो अलग बात है, वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड है, आप कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं कि आप पहले फ्लैग को लास्ट में लगा रहे हैं या 27th को लगा रहे हैं, वो उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना। तो ओवरऑल आपको क्वेश्चन समझ में आया, बस आपको SN करना है। वो क्या, n/2 इंटू 2a प्लस, या 2a क्यों लगा रहे हैं सर हम, a + an ही लगा देते हैं। हमने कहा वेरी गुड। तो ये हो गया 13/2 इंटू में 4 + 52, तो 13/2 इंटू में 56, 13 इंटू 23, हेलो, हाँ जी सर, 13 इंटू 23 कितना होता है भाई बताइए जरा, 13 इंटू 23 होता है सर 299। मैंने कहा ये तो आ गया SN लेफ्ट साइड का, मुझे दोनों साइड का चाहिए, तो 2 इंटू SN कर देता हूँ, 2 इंटू 299 कर देते हैं, तो 2 इंटू 299 हो जाएगा आपका बेटा 598। कितना हो गया, 598। कुछ गलती कर दी क्या, 56, 2 2 जा 4, अरे अच्छा 28 आएगा, अरे सॉरी 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 मैंने गलती कर दी 28। हाँ गलती हो जाती है, इतना बड़ा क्वेश्चन समझाया, एक छोटी सी गलती तो माफ़ कर ही सकते हो मेरी। तो ये हो गया 364, इसकी जगह क्या आएगा 364, और 2 इंटू 364 करना पड़ेगा हमें, और इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 728। तो उसको ओवरऑल कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, 728 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर से कम डिस्टेंस फटाफट रखा जा सकता है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो टोमेटो वाला है, याद है कुछ NCERT बुक में वही क्वेश्चन है, बस इसको कॉन्सेप्ट उसने अलग कर दिया कि बच्चे कहीं ना कहीं गलती कर दें। ओके, तो आई थिंक बात क्लियर है, हर एक छोटी से छोटी बात मैंने तुम्हें समझाई है कि आप सेंटर में 14th फ्लैग कैसे ढूंढा आपने, कि सेंटर वाला फ्लैग कैसे है, उसके लिए हमने मीडियन की हेल्प ली है। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, मीडियन की हेल्प ली है, मीडियन हमें सेंटर मोस्ट टर्म बताती है। फिर हमने कहा कि भाई वहाँ से फ्लैग लेफ्ट साइड में रखने जा रही है, राइट साइड में रखने जा रही है, और दोनों साइड की डिस्टेंस आपकी AP बना रही है। अब आपका बुक क्वेश्चन कैसे चेंज हो सकता है सर, हो सकता है 27 से ज़्यादा फ्लैग हो या कम फ्लैग हो, और एवरी फ्लैग के बीच में 2 मीटर से कम डिस्टेंस हो या ज़्यादा डिस्टेंस हो, उसके अलावा इसमें और क्या चेंज करेगा भाई, है ना, क्लियर है ना, यस यही बात आपको समझनी है। ओके क्लियर है सबको, चलो फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46, द रेशियो ऑफ द 11th टर्म ऑफ द 18th टर्म ऑफ एन AP इज 2:3, कि 11th टर्म और 18th टर्म का रेशियो दे रखा है। रेशियो आप आई थिंक आपको पता है क्या होता है, नहीं पता, अरे भाई क्या ही करूं मैं, रेशियो बताता हूं,
देखो, अगर आपको कभी भी रेशियो निकालना होता है तो रेशियो कंपैरिजन के लिए यूज में किया जाता है। आपने 8th क्लास में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूँ, है ना। रेशियो क्या होता है, कंपैरिजन के लिए यूज में किया जाता है। और दो क्वांटिटी का जो रेशियो लिखा जाता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब भी तुम्हें समझाता हूँ। देखो, मान लो ए के पास है 50 रुपए या 60 रुपए और बी के पास है 70 रुपए। मुझे कह रहा है कि ए और बी का रेशियो लिख के दिखाइए। तो मैंने कहा ए रेशियो भी ऐसे लिखा जाएगा, इसका मतलब है 60:70। और इस 60:70 को हम 60/70 भी बोल सकते हैं, है ना। 0 से 0 कैंसिल, ये बन गया 6/7 और सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 6:7। ये हमें सिंपलेस्ट फॉर्म गिवन होती है। तो हमें कह रहा है कि 11th टर्म का और 18th टर्म का रेशियो पता है, दैट इज 2:3। और हमसे कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू द 21st टर्म, मतलब A5:A21 पूछ रहा है। हमने कहा ठीक है बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स, मतलब S5:S21 भी पूछ रहा है। मैंने कहा देखो भाई, दोनों क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ए की वैल्यू पता होनी चाहिए और डी की वैल्यू पता होनी चाहिए। बस ये बता दो, हम अभी बता देते हैं आपको। तो आपने कहा ठीक है जल्दी करो। मैंने कहा अभी करते हैं। हेलो, और कुछ थोड़ा ना बोला है? नहीं नहीं, इतना ही बोला है। ओके, नाउ इसको कैसे सोल्व करेंगे देखिए जरा ध्यान से। आपने कहा A11 को हम A+10D लिख सकते हैं रेशियो, A18 को हम A+17D लिख सकते हैं, इक्वल में है 2:3। ओके, आपने कहा इसको लिखो A+10D डिवाइड बाय A+17D इक्वल में हो गया 2/3। एक बच्चा बोला सर ये तो सोल्व ही नहीं हो रहे। मैंने कहा भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 3 × A+10D इक्वल में 2 × A+17D। क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा, है ना। ये जो नीचे वाली टर्म है ये इधर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, इसका डिनोमिनेटर इधर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, है ना, ये वाला होता है। तो ये हो गया 3A+30D इक्वल में 2A+17 2 × 34D। मैंने कहा 2A को इधर ले आओ और 30D को उधर ले जाओ, तो 3A - 2A हो गया इक्वल में 34D - 30D हो गया। तो यहाँ से 3A - A करने पे A मिला और 34 - 30 करने पे 4D मिला। तो आपने कहा सर A और D की वैल्यू तो नहीं आई। मैंने कहा देख नहीं आई तो नहीं आई, क्या ही कर सकते हैं। बट ओवरऑल हमें A = 4D मिला है, तो क्यों ना हम A5:A21 लिखने की कोशिश करते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख दूँ क्या, है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो आपने कहा A5:A21 पूछा है, यही पूछा है क्या भाई, मैं देख लेता हूँ कभी गड़बड़ कर दूँ मैं। आपने कहा नहीं सर यही पूछा है। मैंने कहा ठीक है भाई। तो आपने कहा A5 का मतलब हो गया A+4D रेशियो, A21 का मतलब हो गया A+20D। इसको आपने ऐसे लिखा A+4D डिवाइड बाय A+20D। अब आपने कहा सर A की वैल्यू 4D रख देते हैं। मैंने कहा A की वैल्यू क्या रख दो, 4D, सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अरे सर हो गया है, तो देखो कैसे, 4D + 4D डिवाइड बाय 4D + 20D। इसको सोल्व किया 8D/24D, D से D कैंसिल, 8 से 24 कैंसिल 3 टाइम, तो ये ऊपर 1, तो ये बन गया 1/3। क्या मैं इसको 1:3 लिख सकता हूँ? हाँ जी सर, तो ये तो आ गया आंसर, क्या आ गया, 1:3। अब हम बात करते हैं सम का। तो देखो सम किसका निकालना है, S5 और S21 का। तो आपने कहा पहले S5 निकाल लेते हैं। तो S5 फॉर्मूला, SN का फॉर्मूला याद है क्या, यहाँ लिख रहा हूँ। SN का फॉर्मूला होता है N/2 2A + N - 1 × में D, होता है कि नहीं होता, लगा दो। तो आपने कहा देखो सर N5 है तो 5/2 2A + 5 - 1 × में D। सोल्व किया हमने, 5/2, 2.5 मत लिखना भाई, ये हो जाएगा 2A + 4D। क्या इस 2 का डिवाइड इन दोनों में कर सकता हूँ? हाँ जी सर कर सकते हैं। मैंने कहा ये हो गया 5 ब्रैकेट में A + 2D। अब मैं A की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 4D, पुट A = 4D। तो ये हो गया आपका 5 × 4D + 2D। तो ये बन गया 5 × में 60, 6 5 = 30D।
सर हमारा S5 आ गया 30D। सिमिलरली हम S21 निकाल लेते हैं। तो ये S21 देखो कैसे निकालेंगे, 21/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 21 माइनस 1 इंटू में d इक्वल 21/2 2a प्लस 20d। बेटा इस 2 से इस 2a और 20 को कैंसिल कर सकता हूँ, कर दिया, तो ये हो गया 21a प्लस 10d। अब एक ही जगह 4d रख देते हैं, तो 21 4d प्लस 10d, तो ये हो गया भाई देख 21 इंटू 14d। और जब आप 21 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 294d। ओके नाउ अब आपको निकालना है रेशियो किसका भाई, S5 रेशियो S21। तो आपने कहा इसका मतलब है S5 अपॉन में S21। ओके S5 की वैल्यू क्या थी 30D डिवाइड बाय S21 की वैल्यू क्या है ये 294D। सबसे पहले D से D काटा, अब 3 से नंबर कट रहा है 9 10 11 15, यस 3 से नंबर कट रहा है 3 10 जा और 3 9 जा 27, 24 बचा 8 टाइम, तो ये आ गया 10/98। मैंने कहा भाई 2 से भी कट रहा है 5/4 2 जा 8 9 2 जा 18 5/49 आ गया, तो आपने इसको लिख दिया 5:49। सर यहाँ पे 2 से कट रहा था, आपने 3 से कैसे काटा, मैंने कहा भाई तू 2 से काट ले, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। ओके तो देखो भाई इससे प्यार से तो अब मैं तुम्हें क्या ही समझाऊं, है ना, इतना प्यार से समझा दिया है, फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा, है ना, बट मेरे हिसाब से दिक्कत आनी नीचे, क्योंकि प्रैक्टिस की जरूरत तो आपको ही है, करनी तो आपको ही पड़ेगी, है ना। चलो फिर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर, दो ही तो बातें हैं, एक्सरसाइज भी यही है, चैप्टर भी यही है, कर लें क्या, चलो कर लेते हैं। कह रहा है द रेशियो ऑफ 11th टर्म टू 17 टर्म ऑफ एन एपी इज 3:4। आपने कहा रेशियो, अरे हमें तो आता है सर, और ये 2023 एग्जाम में आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में। तो आपने कहा देखो सर सॉल्यूशन में अब तो हमें दिक्कत भी नहीं आएगी रेशियो में, A11 रेशियो A17 हमें गिवन है, दैट इज 3:4। फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू 21st टर्म ऑफ द सेम एपी, ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द फर्स्ट 21 टर्म। अरे भाई सेम क्वेश्चन दे दिया, रेशियो चेंज किया है, बाकी तो सेम ही है। तो आपको क्या करना है, S5 रेशियो S21 निकालना है, एक तो सम वाला निकालना है, और क्या था, और टर्म्स वाला, दैट इज A5 रेशियो A21, है ना, दैट वन ऑल्सो यू कैलकुलेट। तो नाउ क्या करें, A11 का फॉर्मूला लगाएंगे, A17 का लगाएंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो आपने कहा देखो भाई A11/A17 दे रखा है हमें, दैट इज 3/4। क्या इस क्वेश्चन में आपको ए और डी सेपरेट चाहिए या कोई रिलेशन मिल जाएगा तो भी काम कर लोगे। हाँ आपने कहा क्यों मजे ले रहे हो, रिलेशन दे दो तो भी कर देंगे हम। मैंने कहा वेरी गुड, समझदार हो गए आप। A11 को बेटा मैं क्या A प्लस 10D लिख दूं डिवाइड में A17 को A प्लस 16D लिख दूं, इक्वल में 3/4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू A प्लस 10D इक्वल में 3 इंटू A प्लस 16D हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4A प्लस 40 इक्वल में 3 से मल्टीप्लाई 3A प्लस 16 3 जा 48D। देखो 3A को इधर ले आओ 40 को इधर, तो ये हो गया 4A माइनस 3A इक्वल में 48D माइनस 40D। अरे यहाँ D कहाँ गया अपना, हाँ नाउ ये आ गया A इक्वल 8D। A की वैल्यू क्या आ गई 8D। देखो भाई मैं तुम्हें अब फटाफट बताता हूँ A5 क्या होगा। तो आपने कहा देखो सर A5 अभी ये होता है A प्लस 4D। मैंने कहा ओके, वैल्यू पुट कर दो A की, क्या आ गई 8D प्लस 4D दैट इज 12D। सिमिलरली A21 क्या होगा A प्लस 20D। तो आपने कहा A की वैल्यू है 8D प्लस 20D, तो ये आ गया 28D। मैंने कहा ओके। मैंने कहा भाई S5 क्या होगा। तो आपने कहा थोड़ी देर पहले ही सोल्व किया था। मैंने कहा कहाँ है वो, फटाफट लाओ। S5 होता है 5 इंटू 6D। नहीं 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 नहीं, ये होता है A प्लस 2D, है ना, 5 इंटू A प्लस 2D। तो आपने कहा 5 इंटू A प्लस 2D होगा। ओके तो ये हो जाएगा देखो 5 इंटू A की वैल्यू क्या है भाई, A की वैल्यू 8D है प्लस 2D, तो ये हो गया 5 इंटू 10D, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 50D।
थोड़ी सी बस मैं जल्दी से करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो। S21 क्या था? 21 इंटू ए प्लस 10D। सर आपको कैसे पता? मैंने कहा देख ध्यान से, थोड़ी देर पहले किया है। और ये रहा 21, नीचे वाले 2 ने अंदर वालों को काटा था, है ना? काटा था कि नहीं काटा था? ओके, वैल्यू पुट कर लेते हैं। 21 इंटू 8D प्लस 18D, तो ये हो गया 21 इंटू 26D। मल्टीप्लाई कर दो भाई। 21 को 20, हाँ 21 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 26 कैसे आया? यहाँ 18 कैसे आया? 10 था ना यहाँ पे तो। हाँ 18 आएगा, नहीं यहाँ पे आएगा 18, सीधा ही कर दिया मैंने। हाँ 21 को 18 से मल्टीप्लाई करो तो हो गया 378D। अब देखो अपना काम आसान हुआ कि नहीं हुआ? हमें क्या निकालना है? ध्यान से देखो, हमें क्या निकालना है? A5 रेशियो A21। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? A5 की वैल्यू क्या है? 12 और 28। 12D अपॉन 28D। D से D कैंसिल, 2 से काटा 6, 2 से काटा 14, फिर 2 से काटा 3, 2 से काटा 7, तो ये आ गया 3/7, जिसको क्या लिखा जा सकता है? 3/7। फिर S5 रेशियो S21 लिखना है, तो S5 की वैल्यू क्या आई थी? 50D डिवाइड बाय 378D। आपने कहा D से D काटो, 5 से काटो 25, सॉरी 2 से काट लेता हूँ, हाँ 5 से तो कोई नीचे वाला नहीं कटेगा ना, 2 से। 2 1 जा 2, बचा 17, 8 2 जा 16, बचा 1 18, 9 2 जा 18। अब कट रहे हैं, ऊपर वाला तो सिर्फ 5 से कट रहा है, नीचे वाला 5 से कट नहीं रहा, तो आपने कहा यही होगा सर। तो ये आंसर आ गया 25/189। दिस इज योर आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ तुम्हारे को चैप्टर 5 में कोई दिक्कत नहीं आई। अगर तुमने ईमानदारी से यहाँ तक पढ़ा है तो। फिर भी अगर तुम्हें कहीं भी दिक्कत आई हो तो कमेंट करके पूछें। वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और बड़े प्यार से पढ़ेंगे, है ना, ईमानदारी से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे तुम्हें चैप्टर 5 4 3 2 1 क्लियर किया है, वैसे ही सारे कॉन्सेप्ट बड़े आराम से पढ़ा के सारी चीज़ें पढ़ेंगे और क्लियर कर दी जाएंगी। ओके बेटा।